जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति क्या नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है मसूद पेजिशकियान। तो मसूद पेजिशकियान जो है ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में इनका शपथ ग्रहण हुआ है। देखिए, 2024 में बड़े देशों में इलेक्शन हुए हैं और होने वाले हैं। जैसे बड़े देशों में बात करें तो इंडिया में अभी हाल में नए प्रधानमंत्री का गठन हुआ है और मोदी 3.0 के नाम से नए तीसरी कार्यकाल के मोदी जी आए हैं। इसी प्रकार से रसिया में जो पुतिन थे वो नए कार्यकाल के लिए आए हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी अभी हाल ही प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है और अभी फ्रांस में चुनाव होने वाले हैं। ठीक इसके साथ साथ जो नवंबर और दिसंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। तो देखेंगे 2024 में बहुत से बड़े देशों में इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से है। तो अभी हाल ही में जो ईरान में क्या है नए राष्ट्रपति गठन हुआ है। देखिए, ईरान में चुनाव होने का नहीं था। यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी थे, उनका हेलीकॉप्टर घटना में क्रैश होने से उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के चुनाव में दो व्यक्ति खड़े थे, एक का नाम था सईदी जलीली। ठीक, एक का नाम था सईद जलीली और दूसरे व्यक्ति का नाम मसूद पेजिशकियान। तो सईद जलीली जो थे कट्टरपंथी थे, हिजाब विरोधी थे। इसलिए जो यहाँ पर टॉपिक बना है, ईरान में हारे कट्टरपंथी हिजाब विरोधी, जिनका नाम क्या है सईद जलीली। ठीक, और यहाँ पर नए राष्ट्रपति रूप में कौन बने मसूद पेजिशकियान। और मसूद पेजिशकियान जो है यानी कि रिफॉर्मवादी है। ठीक, और रिफॉर्मवादी है। इसके साथ साथ ये पश्चिमी देशों की जो है इनकी झुकाव देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी देशों को झुकाव होने से क्या भारत और रूस के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिका है या पश्चिमी देश है वो रूस से अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि रूस पर क्या है प्रतिबंध लगा है। तो क्या इसके बीच में भारत भी पिसा जाएगा। और इसके साथ साथ भारत और रूस और अमेरिका, भारत रूस और ईरान के बीच में एक कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जिसका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। क्या उस पर प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इस बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है नए राष्ट्रपति जो यहाँ राष्ट्रपति हुए थे ईरान के राष्ट्रपति, जिनका नाम था इब्राहिम राइसी थे, इनकी हेलीकॉप्टर के धुआं में मौत हो गई थी। तो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना क्रैश हुई थी, तो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है इसके पीछे अमेरिका और इजराइल हो सकता है, या हो सकता है इनकी एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी CIA या ईरान की एजेंसी मोसाद इसके पीछे हो सकता है। लेकिन इन दोनों देशों ने नकार दिया कि इसके पीछे दुर्घटना के हमारा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, और इस दुर्घटना में बहुत से बड़े लीडर भी की मौत हुई। जैसे कि यहाँ पर इब्राहिम राइसी हैं, तो ये तो राष्ट्रपति थे ईरान की। इसके साथ साथ विदेश मंत्री बड़े एलिगेटर जो है यहाँ पर इनकी मौत हुई। और मौत कहाँ हुई, कब हुई थी, तो 19 मई को जो अजरबैजान है, अजरबैजान पर एक डैम का जो उद्घाटन करने गए थे, वापस आते समय जो है इनकी जो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश होने से यहाँ पर मौत हो गई। और यहाँ पर जो बड़े लीडर में है, जैसे कि इब्राहिम राष्ट्रीय राष्ट्रपति थे, तो ये क्या विदेश मंत्री थे, ये सभी जो है बड़े पद पर आसीन थे। तो बड़े पद पर आसीन थे, तो यहाँ पर जो दुर्घटना में जो है दुर्घटना हो गई, तो इनकी मौत हो गई। और ये कब हुई थी, 19 मई। और यहाँ पर निर्धारित किया कि जुलाई माह में नए राष्ट्रपति का गठन होगा। तब तक के लिए एक नए कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्माण किया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, इनका नाम है मोहम्मद मुखबर। ठीक, मोहम्मद मुखबर जो है एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए ईरान के राष्ट्रपति। अब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और नए राष्ट्रपति बनकर है मसूद पेजिशकियान। तो मसूद पेजिशकियान जो है इलेक्शन में जीते, किसको हराकर, जो जलाली को हराकर जीते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज पता है रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी जो कैंडिडेट हैं, जिनका नाम है मसूद पेजिशकियान है, इन्होंने ईरान में प्रेसिडेंटियल जो इलेक्शन है इसको जीत हासिल कर लिए और नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करें। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, और जो ये राष्ट्रपति हैं, ये अपने चुनाव में जो हिजाब विरोधी है या हिजाब के प्रति जो सहानुभूति है, इन्होंने कहा कि हम अगर राष्ट्रपति आएंगे तो हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिसंबर 2023 में यहाँ पर हिजाब का प्रोटेस्ट चला था। क्योंकि एक व्यक्ति थी, एक महिला थी, जिसका नाम था अमीनी थी, और अमीनी जो थी वो हिजाब तो पहनी थी लेकिन अपने सर पर ढकी नहीं थी। और वहां पर ईरान में है इस कोई महिला हिजाब नहीं पहना हुआ, तो एक पुलिस का गठन किया गया है जिसका नाम है मोरलिटी पुलिस। और मोरलिटी पुलिस से यही केवल देखती है कि कौन महिला हिजाब पहना है कौन नहीं पहना, यानी धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर देखती है कौन महिला
हिजाब पहना है, कौन नहीं पहना, और जो महिला हिजाब नहीं पहने या स्कार्फ नहीं पहने हुए हैं उनको दंडित करता है, उनको अपने कस्टडी में लेता है। उसी प्रकार जो अमीनी थी उनको कस्टडी में लिया था, तो कस्टडी में लेने से और उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया गया तो मौत हो गई, जिस कारण से हिजाब का काफी विरोध हुआ था। तो जो यहाँ पर मसूद व्यक्ति है, इन्होंने अपने इलेक्शन में कहा कि अगर हम नए राष्ट्रपति बन के आएंगे तो हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आप हिजाब पहने या नहीं पहने, अगर आपकी इच्छा है तो हिजाब पहनिए, अगर आपकी इच्छा नहीं तो हिजाब नहीं पहनिए। एक प्रकार का ये जो है लिबरल प्रकार के राष्ट्रपति हैं मसूद, ठीक है। तो ये अपने चुनाव में इस प्रकार का के प्रचार किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिजाब के लोग समर्थन में थे, इनके क्या थे, लोग सपोर्टर में आ गए, यानी जो महिलाएं थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि सपोर्टर में आ गए थी, ठीक है, जिस कारण से इन्होंने एक चुनाव जीत लिया। ये राष्ट्रपति का पद है। तो यहाँ का राष्ट्रपति पद है किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उस समय दिसंबर 2023, ये ज्यादा समय का नहीं, 6 महीने का एक टाइम है, ठीक है। तो 6 महीने पहले जो है ये क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था और नए राष्ट्रपति जो है मसूद बन के आए। अब बात होता है कि जो मसूद राष्ट्रपति बन के आए ये पश्चिमी देशों के सपोर्टर हैं। पश्चिमी देशों का मतलब अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इनके सपोर्टर हैं या इनकी विचारधारा रखते हैं। तो क्या इनकी विचारधारा रखते हैं तो क्या भारत और ईरान पर संबंध में प्रभाव पड़ेगा, या भारत रूस और ईरान के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत और ईरान के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है, या कहें ईरान और रूस के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत, ईरान और रसिया जो है एक कॉरिडोर का निर्माण किए और पश्चिमी सपोर्टर है, और पश्चिमी जो देश हैं वो रसिया के विरोधी हैं या रसिया पर प्रतिबंध लगा है। तो क्या रसिया प्रतिबंध लगने पर इंडिया भी उसमें पिसा जाएगा, तो ये भी एक बात होता है। तो यहां पर जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वो इंडिया से होते हुए, इंडिया से कोई सामान जाता है, ये रसिया पहुंचता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है देश आता है, ईरान भी आता है। तो देखिए इस क्या है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये रूट बनाया गया जिसमें ट्रेन का माध्यम बनाया गया, इसके साथ साथ यहाँ शिप के भी माध्यम से बनाया गया है। और कोई भी सामान पहुंचाना है मुंबई से, इंडिया है मुंबई, तो मुंबई से अगर कोई सामान पहुंचाना है मॉस्को, मॉस्को जो है ये आपका रसिया का राजधानी है। तो पहले क्या है, यहाँ पर जो कोई सामान है तो यहाँ पर जहाज के माध्यम से या चाबहार बंदरगाह जाए या तो बंदर अब्बास पोर्ट पर जाए, ये क्या जहाज के माध्यम से, फिर यहाँ से रेल के माध्यम से, यहां से ट्रेन रेल के माध्यम से तेहरान पहुंचेंगे। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है, यानी यहां पर जो है एक इंडिया हो गया, क्या है, एक इंडिया देश पड़ गया इसमें, ठीक। इसके साथ साथ ईरान देश हो गया और इसके बीच में जो है अजरबैजान हो गया, बहुत से देश पड़ते हैं, और लास्ट में जो है रसिया पड़ता है। यानी ये 3 देश इस कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, ठीक, रसिया, यानी इनमें मुख्य भागीदारी जो है इंडिया का है, ईरान का है और रसिया का है। जो कोई सामान है तो यहां से ट्रेन के रास्ते पहुंचे, फिर यहां से चाहे तो शिप के माध्यम, जो कास्पियन सागर है, शिप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, या इसके साइड से होते हुए ट्रेन के माध्यम से मॉस्को सामान पहुंचाया जा सकता था, ठीक। और इससे जो है भारत में 2 ट्रेनें कोयला लेकर रसिया से इंडिया पहुंची, यानी रसिया से कोयला लेकर इंडिया पहुंची। अभी हाल ही में मात्र 1 हफ्ते हुआ है, 1 हफ्ता जो हुआ यहां से लेकर सामान पहुंची। देखिए ये जो रूट है, ये कॉरिडोर है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिसको पहले जो ट्रेडिशनल रूप से जो व्यापार होता था, ये जो रसिया से कोई सामान आता था वो सेंट पीटर्सबर्ग जाता है, फिर यहां से बाल्टिक सी होते हुए, नॉर्दर्न सी से होते हुए, फिर यहां से होते हुए जो मेडियन सी होते हुए, फिर यहाँ पर जो मेडियन सी जो यहाँ पर है स्वेज नहर को पार करते हुए, फिर यहाँ लाल सागर होते हुए फिर हिंद महासागर में पहुंचता है। ये जो डिस्टेंस है लगभग 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने, 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसको पहुंचने में 45 से 60 दिन का समय लगता था। यानी कोई सामान अगर इंडिया से रसिया जा रहा है तो 45 से 60 दिन लगता था। इसके साथ साथ अगर ये स्वेज नहर में यहां पर ट्रैफिक लग गया तो ये लगभग 70 से 75 दिन लगता था, ठीक। इसके साथ इसकी कास्ट बढ़ थी, और वही जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कोई सामान पहुंचता है तो ये 23 से 25 दिन लगता है, और डिस्टेंस कितने हैं, 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी समय कम, खर्चीला कम, और ट्रेड यहां पर बेनिफिट होता है। इसलिए इस कॉरिडोर पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसी सेशन में आप समझ लाएंगे, क्योंकि तो जो राष्ट्रपति से ऊपर एक पावर होता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम, इसको कहते हैं सुप्रीम लीडर। ईरान का सुप्रीम लीडर या धर्मगुरु जो होते हैं, सुप्रीम लीडर होते हैं, वो जो है
खमेनी है। और खमेनी जो है वो राष्ट्रपति रईसी थे तभी थे और वर्तमान में भी है। तो जो रईसी जो है, रईसी जो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति का किस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं कि यहां पर इलेक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए यही है सुप्रीम लीडर, ईरान की सुप्रीम लीडर, सबसे पावरफुल व्यक्ति। ये चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई कोर्ट हो, कोई भी हो, वो सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, ये है आपके जिनका नाम है अयातुल्ला अली खमेनी। ठीक, एक यहाँ सुप्रीम लीडर इसलिए नाम लिया था, इनके ऊपर ईरान में कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति भी क्यों हो। ठीक है, एक या कार्यवाहक के रूप में थे राष्ट्रपति, और वर्तमान जो राष्ट्रपति चुने गया है कौन, आपके जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मसूद पेजिशकियान। देखिए यहां पर इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से एक प्लेस समझते हैं। ठीक है जी, अब इलेक्शन समझते हैं तो समझ लेंगे कि जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर है खमेनी है, उनका कितना बड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो देखिए पहले इंडिया का किस प्रकार से इलेक्शन सिस्टम होता है। देखिए इलेक्शन इंडिया का है, तो इंडिया में क्या एक पार्लियामेंट होता है। क्या होता है, पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में संसद। और पार्लियामेंट में दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में सीटों की संख्या बात करेंगे तो 545 होता है, जिनमें से वर्तमान में 543 पर चुनाव होता है, क्योंकि दो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और यहां पर जो होते हैं आपको 245 होते हैं। ठीक है, 245 जो होते हैं यहां पर राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर लोकसभा में जिसकी बहुमत होता है वो के प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और भारत में एक राष्ट्रपति भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक, जिसलिए यहां पर सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति को होता है, और प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति जिस सदन का होता है उसमें क्या अध्यक्ष होता है। और यहां पर एमपी चुने जाते हैं, क्या एमपी चुने जाते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। एमपी लोग अपने अनुसार प्रधानमंत्री चुनते हैं, यानी जिसका बहुमत होगा उसी का, एमपी अधिक होंगे तो वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ईरान में ऐसा सिस्टम नहीं है। ईरान में भी है पार्लियामेंट, ईरान में भी है, जो ईरान है यहां पर भी पार्लियामेंट है। क्या है, पार्लियामेंट, जिसका नाम है मजलिस। क्या नाम है, मजलिस। ठीक, अब मजलिस जो है इसमें जो है 290 सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन इसका रोल प्रधान राष्ट्रपति बनने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ना ही प्रधानमंत्री। इसका जो है केवल लोकल एग्जाम होते हैं, अगर लोकल चुनाव होता उसके लिए है। लेकिन भारत में जो होता है प्रधानमंत्री का जो एमपी चुनाव, उससे क्या प्रधानमंत्री बनते और राष्ट्रपति बनते। लेकिन यहाँ पर जो ईरान में इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर होते हैं, जिसका नाम सुप्रीम लीडर है, क्या नाम है, अयतुल्ला खमेनी। ठीक है, तो सुप्रीम जो लीडर है, ठीक, इनका सुप्रीम लीडर का नाम क्या है, खमेनी। ठीक, इनकी जो है एक गठन किए जिसका नाम है काउंसिल ऑफ गार्जियन। ठीक, क्या नाम है, इनके द्वारा एक गठन किया गया है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ गार्जियन, जिसमें 12 सदस्य हैं। कितने, 12 सदस्य होते हैं। और खमेनी के द्वारा एक ऐसा सदस्य बनाया गया, एक ऐसा गठन बनाया गया जिसमें 12 सदस्य। जिस प्रकार से आप देखेंगे मिडिल इतिहास में अगर जो मुगल काल में जो है अकबर थे, तो अकबर के 9 रत्न होते थे, उसी प्रकार समझिए खमेनी है या जो धर्म गुरु है या सबसे सुप्रीम लीडर है, इनके अंदर 12 क्या है, 9 रत्न है। और 12 नवरत्न ही इसके पावरफुल होते हैं। देखिए जो 12 नवरत्न होते हैं, इनमें 6 जो है डायरेक्ट जो है इलेक्शन लेते हैं, यानी जो 6 हैं, 6 डायरेक्ट खमेनी के द्वारा नियुक्त होता नहीं, जिसको पसंद किए डायरेक्ट आ जाते हैं। और 6 जो आते हैं वो आते हैं मजलिस से आते हैं 6, और 6 जो मजलिस से आते हैं वो भी खमेनी की फेवर वाले ही आते हैं, कोई अन्य नहीं आ सकता। यानी खमेनी की पावर, यानी यहां पर टोटल 12 देखेंगे तो खमेनी का ही पावर वाले व्यक्ति है। और इसी 12 में से खमेनी 6 या देखिए चाहे 6 को, चाहे 5 को, या चाहे 10 को राष्ट्रपति के लिए भेज देते हैं, जाइए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। यानी जो 12 है तो 12 तो पहले खमेनी के फेवर वाले हैं, नहीं जो 12 के बॉस कौन है, खमेनी है।
और जो बॉस खेमेनी है, इनके द्वारा ही 6 लोगों को इस बार जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए भेजा गया, यही आप चुनाव लड़िए 6 में से, और 6 में से जो जीत के आएगा वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति का जो है चुनाव डायरेक्ट होता है, ये राष्ट्रपति खुद चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति 50% से ऊपर हो पाता है वो क्या है, वो राष्ट्रपति बन जाता है। अगर 50% से नहीं हुआ तो जो टॉप 2 होते हैं उनका चुनाव फिक्स होता है। अगर 50% के पार जो पा गया तो जो अधिक पा गया वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो जो यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के लिए भेजे, कौन है, खेमेनी के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो इस बार चुनाव में खड़े हुए ये 6 व्यक्ति हैं जो कि खेमेनी के द्वारा ही भेजे हुए राष्ट्रपति है कि जाइए अब जनता से वोट मांगी। और ये उन्हीं लोग को भेजते हैं जो पढ़े लिखे हो, इसके साथ साथ वो धर्म का ज्ञान दे, धर्म की शिक्षा दे, उन्हीं को नियुक्त करते हैं। तो जो 6 है, 6 का व्यक्ति या 6 के जो बॉस कौन थे, खेमेनी है, सुप्रीम लीडर है वो, जिसको धर्म गुरु के नाम जानते हैं, जिनका नाम है अली तुमा खेमेनी नाम है। इनके द्वारा 6 व्यक्तियों को, तो पहले राउंड में जो किसी को बहुमत नहीं मिला, तो पहले राउंड में किसी को बहुमत मिला, यानी वो 50% को क्रॉस नहीं किए। और 2 व्यक्ति जो टॉपर थे, एक थे सईद जलीली, एक थे मसूद पेजिशकियान। तो जो सेकेंड मीटिंग जो हुआ था मसूद पेजिशकियान थे, और जो फाइनल जो हुआ था जो 5 जुलाई को जो चुनाव हुआ उसमें जो जीत के आए हैं मसूद पेजिशकियान जो है जीत हासिल करी है। तो मसूद पेजिशकियान जो है जीत हासिल करके इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीत हासिल कर लिया। तो यहाँ पर जो है हम नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ग्रहण किए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर जो चुनाव सिस्टम है, एक हो गया काउंसिल ऑफ गार्जियन, एक होता है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट होता है। क्या होता है, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट। इसमें जो सदस्य होते हैं 88 सदस्य, कितने, 88 होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 86 सदस्य हैं। कितने, 86 सदस्य हैं। और जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ये देखता है कि ईरान में क्या रूल होना चाहिए, ईरान को किस प्रकार से चलाया जाए, यानी ये जो डिसाइड करता है कि ईरान में किस प्रकार से संबंध हो, यानी किस देश से किस कैसा संबंध हो, कैसा व्यापार हो, ईरान में क्या लागू हो, क्या लागू न हो, कौन से नियम लागू हो, ये सब जो डिसाइड करता है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट होता है। और काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट पर एक पावर है, ये चाहे तो खेमेनी को हटा सकता है। किसको, जो सुप्रीम लीडर खेमेनी को हटा सकता है, लेकिन ये क्या रिटेन है, लेकिन वास्तविक में हटा नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में जो व्यक्ति आते हैं ये काउंसिल ऑफ गार्जियन से ही जाते हैं, यानी काउंसिल ऑफ गार्जियन के द्वारा भेजे गए व्यक्ति ही काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में होते हैं। और काउंसिल ऑफ जो गार्जियन है इसमें जो व्यक्ति होते हैं खेमेनी के फेवर होते हैं। यानी देखेंगे तो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ये पावरफुल है, लेकिन इसमें नियुक्त कौन करता है, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट करता है। और काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट को नियुक्त कौन करता है, तो खेमेनी, यानी खेमेनी क्या है, सबसे बड़े बॉस या सबसे सुप्रीम लीडर इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि यहां पर क्या है, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट है। ठीक, यही निर्धारित करता है कि ईरान में क्या होना चाहिए। और इसके ऊपर या इसका बॉस कौन है, इसको नियुक्त कौन किया है, तो काउंसिल ऑफ गार्जियन के द्वारा ये नियुक्त किया गया। और काउंसिल ऑफ गार्जियन कौन नियुक्त किया है, तो खेमेनी। कौन है, खेमेनी, जो कि सुप्रीम लीडर है, इसलिए इनको सुप्रीम लीडर का नाम दिया गया, यानी इनको हटाना नामुमकिन है। यानी खेमेनी ने अपना ऐसा जाल बुना है कि इनको हटाना मुश्किल है। केवल जो बना हुआ है सिस्टम जो है एक केवल वहां के जनता को एंगेज करने के लिए बनाया गया है, यानी यहाँ पे जो खेमेनी ही सुप्रीम लीडर है, इनको हटाना नामुमकिन है ईरान से। इसीलिए जो अमेरिका कहता है कि जो चुनाव हुआ प्रेसिडेंशियल है ये फेयर नहीं हुआ, क्योंकि इस पर जो राष्ट्रपति के ऊपर जो अधिकार है वो क्या, खेमेनी। यानी खेमेनी ऐसे व्यक्ति है, चाहे कोई राष्ट्रपति आए लेकिन धर्म गुरु वहां के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और भारत में क्या होता है, भारत में जो सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में जो वहां के राजा होते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईरान में क्या है, ईरान में धर्म गुरु जो है वो सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक है, ये जो है चुनाव है ये क्या, खेमेनी है। खेमेनी जो है यहाँ के धर्म गुरु या सुप्रीम लीडर है। देखिए, और नए जो राष्ट्रपति आए हैं जिनका नाम है मसूद पेजिशकियान, ये रिफॉर्मिस्ट है, यानी रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी, और ये पश्चिमी जो लोग हैं इनसे क्या काफी प्रभावित है। इसके साथ साथ ये जो है लिबरल प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी ये जो है एक ज्यादा धर्म के लिए विरोधी नहीं करते हैं। ये चाहे यहाँ पे इसीलिए प्रचार किए थे कि आप जाए ईरान में आप चाहे हिजाब पहने चाहे ना पहने। ये चुनाव कब हुआ था,
तो जो ईरान में जो चुनाव हुआ, मसूद पेजेश्कियान जो है देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 9वें राष्ट्रपति के रूप में ईरान के कौन हुए, तो मसूद पेजेश्कियान हुए। ठीक, जो इन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया 30 लाख वोटों से। ठीक, कितने 30 लाख वोटों से हराया। और जो चुनाव हुआ 5 जुलाई को, शुक्रवार को था। दूसरे चरण में इन्होंने जीत हासिल किया। दूसरे चरण में 50% वोट को क्रॉसिंग किए। ठीक, इसके साथ जो मसूद थे इनको कितना वोट मिला, 1,64,00,000 मिला। और सईद जलीली को, जो सईद जलाली जो है, इनको कितना वोट मिला, 1,36,00,000 मिला। 1,36,00,000 वोट मिला। जो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है 30 लाख वोटों से जीत हासिल की। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति हैं जिसको नाम है मसूद पेजेश्कियान जो है, मसूद पेजेश्कियान जो है ये जो डॉक्टर है, क्या है, पेशे से डॉक्टर। इसके साथ ये धर्म की भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा या जो सुप्रीम लीडर है, जो धर्म वाले हैं, जो धर्म गुरु, उन्हीं को नियुक्त करते हैं जिसको धर्म की शिक्षा देनी आती हो। यानी वो धर्म का बोलबाला है कहाँ, ईरान में। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति के रूप में है। और जो देखिए, जो आपको मईसा अमीनी का जो केस था, मईसा अमीनी केस जो है दिसंबर 2023 में हुआ था। ये ज्यादा समय नहीं हुआ था। उस समय जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी थे और सुप्रीम लीडर कौन थे, खमेनी थे। और इसका क्या करना था इनको विरोध करने का, तो ये जो हिजाब तो पहने थे, स्कार्फ तो पहने थे, लेकिन अपना सर नहीं ढकी थी, जिस कारण से मोरटी पुलिस के द्वारा इनको उठा ली गई थी और इनको यातना दी गई थी। और यातना में इनकी क्या, पुलिस कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी। जिस कारण से पूरे ईरान में क्या हिजाब प्रोटेस्ट को चला था, हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट रहा था, जिस कारण से पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी। और पूरे विश्व में जो वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका इसका काफी विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा ईरान में स्कार्फ जो है, स्कार्फ के लिए मोरटी पुलिस बनाई गई। यानी देखिए, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सुरक्षा के लिए पुलिस बनाया गया है, तो ईरान में एक अलग से पुलिस बनाया गया जिसको केवल ये देखेगा कि कौन महिला स्कार्फ पहनी है, कौन नहीं पहनी। जो नहीं पहनी है उनको क्या करेगा, दंडित करेगा, उनको अपने कस्टडी में लेकर दंड देगा। तो इसी में जो दंड में बहुत से लोग मरे गए और इसके जो विरोध में आए थे लगभग 100 लोगों को क्या फांसी की सजा दे दी थी। ये जो अभी हाल ही में जो 2023 में हुआ था। और लगभग 500 लोग क्या ईरान में हत्या हुई, प्राण में क्या ईरान में जो सिविलियंस मारे गए इसके विरोध प्रदर्शनकारी में। ठीक है, ये काफी चर्चा हुआ था और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसका काफी निंदा काम किए थे, यानी जो काफी निंदनीय हुआ था। ये है मईसा अमीनी, जो कि काफी इनकी लोग सपोर्ट में आए थे। तो ईरान में जो है बहुत से महिलाएं जो पढ़ी लिखी हुई थी, जिस लगभग 15,000 महिला जो अपने देश छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर हिजाब के लिए वहां पर जंग लड़ा था, हिजाब के विरोध में काम हो रहा था। यानी वहां पर प्रतिबंध था कि आपको हिजाब पहनना था। ठीक, जो महिला नहीं पहनना चाहती थी उसको लेके जबरदस्ती था, इसलिए बहुत से महिला जो है अपना देश छोड़कर जाना चाहती। देखिए, इसको इस जो यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट को दबाने वाले काम कौन थे, तो इब्राहिम राइसी थे, जो कि दुर्घटना में क्रैश हो गए थे हेलीकॉप्टर में। और जो ये खलीफुल्लाह खमेनी है, ये थे। देखिए, जो रईसी जो राष्ट्रपति होने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। और सुप्रीम कोर्ट जब जज हुआ करते थे लगभग 5,000 लोगों को फांसी की सजा दे दिए थे। क्यों दिए थे, जो भी व्यक्ति धर्म के विरोध में या ईरान के विरोध में या प्रशासन के विरोध में कोई खड़ा होता था उसको डायरेक्ट फांसी दे देते थे। इसीलिए इब्राहिम राइसी को कहा जाता है बूचर ऑफ ईरान, ईरान का कसाई के नाम से जाना था। इनका काफी विरोध हुआ। जब इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना में मौत हुई तो ईरान में कुछ हिस्सों में क्या पटाखे फोड़े गए थे, खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि जिन लोगों को फांसी दिए थे, जिन घरों को फांसी दिए थे, उनको लोग खुशी मनाए थे। इसके साथ साथ दिसंबर 2023 में जो मईसा अमीनी केस में 100 लोगों को डायरेक्ट फांसी हुआ था और सिविलियन लगभग 500 मारे गए थे, जो कि रिटर्न फार्म है होने के इससे अधिक हो सकते थे। तो यहाँ पर जो है जो धर्म गुरु और इब्राहिम राइसी जो थे कट्टर दुश्मन थे या कट्टर विरोधी थे, धार्मिक थे। और ये जो शिया, ये क्या शिया मुस्लिम है, इसलिए चाहते हैं कि सियायत को प्रमोट करें या सियायत को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये शिया मुस्लिम है, ईरान क्या है शिया मुस्लिम बाहुल्य है। ठीक है, तो ये सियासत के फॉलो करते हैं। ये दोनों व्यक्ति जो है धार्मिक चीज है, धार्मिक चीज को काफी प्रमोट करते हैं, एक रूढ़िवादी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिजाब प्रमोट के काफी दमन किए थे। लेकिन जो नए राष्ट्रपति आए इब्राहिम जो मसूद आए हैं, जो यहाँ पर मसूद पेजेश्कियान आए, इन्होंने कहा ये लिबरल प्रकार की, और ये जो है ये जो व्यक्ति हैं ये हिजाब की प्रोटेस्ट नहीं करते। ये कहें अपने चुनाव में कि अगर जिस व्यक्ति को हिजाब पहनना है हिजाब पहने, जिसको नहीं पहनना नहीं पहने। और लिबरल प्रकार के, और ये पश्चिमी देशों के सपोर्टर हैं और इसके साथ ही भारतीय भी सपोर्टर है। क्यों, क्योंकि भारत में जब एक बार
जब भारत में धारा 370 हटा था, क्या धारा 370 हटा था, तो ईरान में कुछ नेता ने ये जो भारत का निंदन किए, भारत का विरोध किए थे। तो उस समय जो मसूद ने भारत के सपोर्ट में बोले थे। इन्होंने कहा था ये भारत और पाकिस्तान का एक आंतरिक मामला है, इसमें किसी और देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है भारत और ईरान के बीच में संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत और ईरान का जो संबंध है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए राष्ट्रपति है, भारत सपोर्टर है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम लीडर है ये तो वही व्यक्ति है जब इब्राहिम राइसी के साथ हमारा व्यापार होता था, तो व्यापार में जो नॉर्थ ईस्ट जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इस पर कोई नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडिया, रूस और ईरान में जो संबंध है, जो कॉरिडोर है, उस पर भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसा है वैसा चलता रहेगा। और जो व्यक्ति हैं, जो नए राष्ट्रपति है, भारतीय सपोर्टर है। तो आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आ गया कि ईरान में किस प्रकार से चुनाव होता है, ईरान में किस प्रकार से प्रभावित करेगा वेस्टर्न कंट्री, और जो नए राष्ट्रपति हैं अपना कार्यकाल किस प्रकार से संभालते हैं, ठीक है, और भारत और रशिया और ईरान के साथ कैसा संबंध रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।